बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज़ पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 15 जिसकी आउटलाइन है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल निश एंड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल्स। ठीक है, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जिसमें अब हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर इनके मौजूदगी की सिग्निफिकेंस को देखना है। ठीक है, कि क्या इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का इम्पेक्ट होता है, किस तरह से इनके रिलेशनशिप्स होते हैं, किस तरह से हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज़म जो है वो किस अमाउंट में मौजूद है, और इस चीज़ को मेजर करते हुए हमें क्या इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। कोई भी हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव है बायोडाइवर्सिटी का, यानी कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है अपने एनवायरनमेंट में, वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने देखना है। सो बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या है आपके पास, इज़ अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मीन्स कि वैरायटी इन लाइफ। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास लाइफ है ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, इकोसिस्टम आपके पास होता है कोई भी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जिसकी अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जिसको हम बायोम भी कह सकते हैं अगर हम थोड़े से बड़े लेवल पर देखते हैं तो। अब बेटा जैसे हमारे पास डेजर्ट है, डेजर्ट इज़ द एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब स्पेसिफिक एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसका अपना एक क्लाइमेट है। डेजर्ट अगर हमारे माइंड में आता है ना तो हमें लगता है कि रेत के टीले होंगे वहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा डे टाइम में वहाँ पर। अगर प्लांट्स की रेशो को देखेंगे तो वो बहुत कम होंगे, और प्लांट्स होंगे भी अगर तो वो किस तरह के होंगे, कोई लश ग्रीन फॉरेस्ट या कोई लश ग्रीन वहाँ पर हमें फ्लोरा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से डेजर्ट के हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो भी स्पेशलाइज्ड हैं। हर तरह के एनिमल वहाँ पे क्यों नहीं होता, ऑब्वियसली कोई ना कोई उसके ऐसे क्लाइमेट के अंदर चीज़ होगी जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है, पानी की कमी। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि हमारे पास जो डेजर्ट है उसको एक स्पेसिफिक अपना एक प्रॉपर्टी देते हैं। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है बेटा, इनकैम्पसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़, जीन्स एंड इकोसिस्टम, यानी उस इकोसिस्टम के अंदर क्या चीज़ होती है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी हो सकती है। आपको पता है कि मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, मतलब एक स्पीशी जो है वो दूसरी से किस तरह से डिफ़र कर रही होती है। ठीक है, स्पीशी मैंने आपको बताया था जब हम टेक्सास या लेवल्स के बारे में देख रहे थे, तो स्पीशी आपके पास सेम ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप था। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं जब हम बात करते हैं तो किस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ट्रेट्स डिफरेंट होती हैं। तो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, जीन्स कर रही होती हैं। ठीक है, तो वो कहता है ये जो जीन्स होती हैं या फिर आपके पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर उनका एनवायरनमेंट होता है, ये चीज़ें सारी जो हैं हमने डिस्कस करनी है बायोडाइवर्सिटी के रिलेशनशिप में। इट रिप्रेजेंट्स द रिचनेस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास ना, एक एनवायरनमेंट, दूसरा स्पीशीज़ के अंदर डाइवर्सिटी, और तीसरा जीन्स। ये तीन चीज़ें जो है ये हमारे पास रिचनेस लेकर आती हैं, बायोडाइवर्सिटी में वैरायटी लेकर आती हैं, या हम कहते हैं कि वेरिएबिलिटी लेकर आती हैं, मतलब मुख्तलिफ फॉर्म्स हमें नज़र आती हैं लाइफ की ना, एंड देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट्स। ठीक है, ऑब्वियसली डिफरेंट स्पीशीज़ जब इकट्ठी एक जगह पे रह रही होती हैं तो उनका मुख्तलिफ तरीके से आपस में इंटरेक्शंस भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम के अंदर अब वो कहता है एक चीज़ आपको ये देखने में मिलेगी। ठीक है, जैसे सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हम किसी भी जगह पे अगर रह रहे होते हैं, इंसान रहते हैं, तो आपको पता है हमारे पास वहाँ पे प्लांट्स भी हमारे साथ होते हैं। ठीक है, उनके साथ हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंटरेक्शंस में आ रहे होते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मतलब रेंडमली हमारे इर्द गिर्द भी हो सकते हैं, या अगर हम एक घर की एग्जांपल देखें तो हमारे पास पेट्स होते हैं। ठीक है, या फिर हमने जो प्लांटेशन की हुई होती है, ठीक है, तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, सेम इसी तरह से उनका इंटरेक्शन हमारे साथ होता है। तो ये क्या है आपके पास, ये एक इकोसिस्टम का एट्रीब्यूट है, उसकी खसूसियत है कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन में आ रही होंगी। तो कहते हैं इकोसिस्टम क्या चीज़ है, ये एक डायनेमिक, हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे होते हैं, या एक डायनेमिक कलेक्शन होती है। बेटे डायनेमिक का मतलब होता है कि कोई फिक्स नहीं होगी चीज़। ठीक है, आप अगर एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसमें प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो 100 पौधों की आपने बात की है तो उस इकोसिस्टम के अंदर सालों तक वो 100 पौधे ही रहेंगे।
ठीक है, उनकी तादाद कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर हम उनकी फॉर्म्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो कोई डिफरेंट टाइप की जो स्पीशी है वो भी इकोसिस्टम के अंदर एंटर हो सकती है, या ऑलरेडी मौजूद स्पीशी जो है वहाँ से वो बेटा वाइप आउट भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ये एक डायनेमिक कलेक्शन तो है स्पीशीज़ की, लेकिन एक इंटरेक्टिव सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ मिलकर इसको बनाते हैं। तो इकोसिस्टम में आप दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हो, यानी बायोटिक फैक्टर्स, इट मीन्स के जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ना इन्वायरमेंट के, और एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें एयर आ जाती है, सॉइल आ जाती है, वाटर आ जाता है, लाइट आ जाती है, सो एंड सो ऑन। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है इकोलॉजी के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कहते हैं टर्म होती है बेटा इकोलॉजिकल निश, भी इसको कहते हैं, और निश का वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन ज़रा आपने देख लेनी है। इन अ डिफरेंट वे मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो थे, इकोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया। सो बेसिकली इकोलॉजिकल जो निश है या निश जो है रेफर्स टू द रोल और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ स्पीशी विद इन एन एनवायरनमेंट। अब वो कहते हैं कि कोई भी प्लांट है आपके पास, वो किसी इन्वायरमेंट में मौजूद है ना, तो वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका एक रोल है एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसका एक ऑक्यूपेशन है, उसका एक पेशा है जो कि वो अपने इन्वायरमेंट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और इन रिटर्न उसको मुख्तलिफ तरह के बेनिफिट्स अपने इन्वायरमेंट से मिल रहे होते हैं। सो दैट इज़ द इकोलॉजिकल निश, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इकोलॉजिकल निश में क्या चीज़ें शामिल हैं, ऑब्वियसली हैबिटेट शामिल है, ठीक है, उसके इंटरेक्शंस शामिल हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ कि किस तरह के हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रीडेटर का रोल प्ले कर रहा है या किसी का प्रे बना हुआ है, मतलब कोई शिकारी है या फिर शिकार बन के रह रहा है। कोई कंपटीशन है, मतलब कोई दो स्पीशीज़ के आपस में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ों से मुराद है कि अगर रिसोर्स सेम हो ना और उस पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज़्यादा हों, ठीक है, तो उनके बीच में ऑब्वियसली कंपटीशन चलेगा ना, ठीक है। एंड सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस भी आपको पता है एक हम ओवरऑल एक टर्म यूज़ करते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ठीक है। एंड इट्स रोल इन द एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम। अब एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास जो जब हम डिफरेंट फूड पायरामिड के अंदर ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं ना, तो आपको पता है कि अल्टीमेट सोर्स जो है हमारे पास वो सनलाइट है। यानी जितनी भी तरह की एनर्जी जो है हमारे पास एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी हमारी बॉडी में मौजूद है, अगर इसको हम बिल्कुल स्टार्ट के लेवल से देखना शुरू करें तो सनलाइट जो है दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स, ठीक है। यानी सूरज से जो रोशनी आ रही है उसके अंदर जो एनर्जी आ रही है मौजूद है, उसको प्लांट्स जो हैं वो अपटेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो प्लांट्स उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे करते हैं, मतलब कुछ ऐसी लाइफ है जो प्लांट्स को खाती है, ठीक है, लाइक हर्बीवोर्स हैं, फिर हर्बीवोर्स को कोई खाता है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो हर्बीवोर्स और प्लांट्स दोनों को खा रहे होते हैं, जैसे हम हैं, ठीक है बेटा। ये मैं कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स की बात कर रही हूँ। तो अब ये क्या, ये स्टेप बाय स्टेप एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना इकोसिस्टम के अंदर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। अब बेटी वो कहता है कि बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल्स, मतलब कि आप जानना चाह रहे हैं कि किस जगह पे आपके पास कौन सी स्पीशी जो है किस तादाद में मौजूद है, ठीक है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं ना, ठीक है, कि किस तादाद में कोई किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ मौजूद है। सो असेसमेंट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल लेवल्स, ठीक है, ईच प्रोवाइडिंग द यूनिक इंसाइट्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले स्पीशी लेवल पे आप देखते हो ना बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई एरिया दे दिया जाता है ना, जब इकोलॉजी के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो आपको एक जियोग्राफिकल एरिया बता दिया जाता है कि भाई फ़लाँ जो झील के किनारा है या झील है इवन, ठीक है, या कोई नहर का किनारा है या मुख्तलिफ मतलब रिवर बैंक्स की बात कर रहे होते हैं या फॉरेस्ट इवन, कि उसके अंदर आप देखें और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट करें ज़रा। अगर आपको असाइनमेंट मिलती है ना तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहला जो लेवल होगा उसमें हम देखेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं ये इसमें कितनी है ना, कितनी फॉर्म्स या कितनी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिर हम बाद में उनके इंडिविजुअली उनके नंबर पे जाएंगे ना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये नॉट इंक्लूड ओनली द नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ बट देयर रिलेटिव अबंडेंस। यानी सबसे पहले हम उनका नंबर देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि भाई अब फॉर सपोज आपने फॉरेस्ट के अंदर 10 तरह की स्पीशीज़ देखी हैं, तो आप ज़रा देखें कि इसमें से अब ज़्यादा तादाद में कौन सी है, फिर उससे कम कौन से हैं, उससे कम कौन से हैं। सो दैट इज़ द रिलेटिव अबंडेंस,
ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओवरऑल पूरे जंगल में आपको कोई फैली हुई नज़र आ रही है स्पीशी, या एक ही स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको लोकलाइज नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा बेटा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, दोबारा वही चीज़ वही बात कर रहे हैं। सेकंड वो कहते हैं अब आप जब नंबर का अंदाज़ा लगा लोगे, रिलेटिव अबंडेंस का अंदाज़ा लगा लोगे, तो नेक्स्ट आपको फिर उसके जेनेटिक लेवल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करोगे कि स्पीशीज़ जो हैं वो किस तरह से, ऑब्वियसली एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से डिफरेंट ही जेनेटिक बेसिस पे है ना। तो अब वो कहते हैं कि एक विद इन स्पेसिफिक स्पीशी भी आप देखें कि मुख्तलिफ तरह की जीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी तादाद ज़्यादा है ना, तो ऑब्वियसली यानी अबंडेंस है किसी भी स्पीशी की, तो जाहिर सी बात है हमारा ख्याल इस तरफ तो जाता है ना कि इस इन्वायरमेंट में क्या ऐसी ख़ास बात है, या इस ऑर्गेनिज़म के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है कि ये जो है वो 20 ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं बाकी स्पीशीज़ के मुकाबले में, यानी एक स्पीशी के 20 मेंबर्स हैं और दूसरी के आपको 2-3 मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि एक स्पीशी जो है वो रिलेटिव अबंडेंस में जा रही है? तो वो कहते हैं जब आप जेनेटिक लेवल में जाएंगे, जब उसकी जीन्स को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो कि इसको इस काबिल बना रही है कि इस इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली सर्वाइव कर सके। मतलब अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, कि इन्वायरमेंट अगर फ्लक्चुएशन भी आ रही है ना, कोई चेंज भी आ रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म बेहतर तरीके से रह रहे हैं उसके अंदर, तभी तो उनकी तादाद ज़्यादा है ना। ठीक है, बाकी तो इन्वायरमेंट चेंज होता होगा तो ख़त्म हो जाते होंगे, इस वजह से उनका नंबर कम हो जाता होगा। तो दैट इज़ द जेनेटिक लेवल असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम लेवल आ जाता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा लेवल है जिसमें आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के रेंज ऑफ हैबिटेट्स को देखते हैं। वही बात है बेटा, जैसे मैं आपको फॉरेस्ट की एग्जांपल दे रही थी, ठीक है, या डेजर्ट्स की। इट इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। जो मैं आपको इकोसिस्टम की कंडीशंस के बारे में बता रही थी कि बेटा डेजर्ट जब हमारे माइंड में आता है तो उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस हमारे माइंड में आती हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई होगा, पानी की कमी होगी, ठीक है, या फिर सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। तो वो कंडीशंस जो हैं वो फिर डिसाइड करेंगी कि वहाँ पर किस तरह की लाइफ मौजूद है। ठीक है, तो वो कहता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जब आप जाते हैं, आप वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर किस तरह की स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर सकती होंगी या कौन सी स्पीशीज़ नहीं कर सकती होंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन डिटर्मिनिंग द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बेटा सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि रैंडमली किसी भी एरिया को आप सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर जो है आप स्पीशीज़ या बायोडाइवर्सिटी जो है उसको देखने लग जाते हैं। इज़ अ फंडामेंटल टेक्निक इन इकोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक एरिया में आप चले जाते हो। अब वो कहते हैं कि ये मेथड जो है कुछ सेवरल रीजंस की वजह से ना ये थोड़ा सा हम कहते हैं कि क्रूशियल है, मतलब कि आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं देगा। सबसे पहले तो इसमें मिनिमाइजेस द बायस। ठीक है, इट इंश्योर्स द एवरी पार्ट ऑफ द स्टडी एरिया हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सैम्पल्ड। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले तो ये वाली चीज़ जो है, ये जो डिफरेंस होता है ना, ठीक है, दो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, या हम कहते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से आप बात करें तो वो डिफरेंस जो है वो मैटर करेगा, विच प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब एक चीज़ एक जगह पे ज़्यादा है, दूसरी जगह पे कम है, तो ये वाली चीज़ जो है एक्चुअली ये ब्यास के मानों में हम इसको लेते हैं ना, डिफरेंस जो होता है एक्चुअली प्रोवाइड्स द रिलायबल एस्टिमेट्स। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग जो है ये आपको अलाउ करती है कि आप मुख्तलिफ जगहों से जो है वो उसको डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं, मतलब एवरेज निकालते हैं। ठीक है, कौन सी स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा है, अबंडेंस या उसकी रिचनेस या डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन्स। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपको स्पीशीज़ का नंबर पता चल जाता है, ठीक है, उनकी अमाउंट पता चल जाती है, तो ऑब्वियसली आपको फिर कंपैरिजन करना आसान हो जाता है ना, कि किसका नंबर ज़्यादा है किसका कम है, तो किसके कैरेक्टर जो हैं वो ज़्यादा एडवांस होंगे तो वो सक्सेसफुली वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपके पास रैंडम जब आप डाटा कलेक्शन करने जाएंगे किसी जगह पे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिवनेस को ये इन्हेंस करती है चीज़ बाय कवरिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टडी एरिया। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग जो है, यानी जब आप किसी भी जगह पे ऐसे अचानक से कोई सैंपल कलेक्ट करने चले जाते हो, तो वो वाला जो है वो एरिया आपको अपने लिहाज से, मतलब पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट होता है वो, तो अपने लिहाज से आपको जो है वो सैंपल की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है। ठीक है, जैसे हम डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट में हमें फॉरेस्ट वाले कैरेक्टर को देखने को नहीं मिलेंगे ना, उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की अपनी एक कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वी विल कम टूवर्ड्स द एसेंशियल आइडेंटिफाई स्पोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, एक्यूरेट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट थ्रू द रैंडम सैम्पलिंग।
कंजर्वेशन एफर्ट्स। अब वो कहते हैं जब आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं ना, तो किसी भी जगह पे आपको कुछ स्पीशीज़ ऐसी नज़र आती हैं जो कि बहुत नायाब होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो आपको दूसरी किसी भी जगह पे नज़र नहीं आती। तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर आप उन स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकें, ताकि अगर इनकी यही सूरत हाल रही तो ये ना हो कि ये स्पीशी इन्वायरमेंट से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वो कहता है कि जब आप रैंडम किसी भी जगह पे जाके असेसमेंट करते हो या सैम्पलिंग करते हो तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी आ जाते हैं उसमें, जिसमें आपको कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो फिर बाद में करनी पड़ती हैं कि किसी भी तरह का जो ड्रेस्टिक चेंज है इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी वजह से किसी स्पीशी का नंबर बहुत कम हो गया है, एक तो आपको ये पता चल जाएगा। फिर अगर नंबर कम हो गया है तो ऑब्वियसली आप उसके नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ प्लान करोगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास सैम्पलिंग मेथड्स के हवाले से यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।